हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज की क्लास मॉर्निंग में होनी थी लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये क्लास अभी हो पा रही है। बट एनी हाउ जो आज हमारा मैराथन क्लास है इस चैप्टर का वो हम कंप्लीट करके रहेंगे। आज हमारे दो चैप्टर के मैराथन क्लास होने वाले हैं। एक चैप्टर 7 सॉल्यूशन का होने वाला है और दूसरा जो हमारा मैराथन होने वाला है, महा मैराथन होने वाला है, वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का होने वाला है। तो जो हमारा कमिटमेंट है एनी हाउ पूरा करेंगे। बट कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आती है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें आती है कि थोड़ा सा क्लास, जैसे अब मान लो कि सुबह स्टार्ट होना है तो आधे घंटे के आसपास का डिले हो गया। बट कोई नहीं, अब ये क्लास स्टार्ट हुआ है, लगातार चलेगी। जो भी क्लास चले 3 घंटे का 4 घंटे का, और इसमें हम सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद एक और क्लास आज ही स्टार्ट होना है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, भले रात तक चले, उसे भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चे हमें कोऑपरेट करेंगे। और जो बच्चे भी हमें YouTube पे देख पा रहे हैं, यानी कि हम इस मैराथन का थोड़ा सा पार्ट हम YouTube पर जरूर देते हैं, ताकि जो बच्चे नहीं जानते हैं कि अभी कौन कौन से बैचेज चल रहे हैं, जैसे कि आपके अप्रैल का प्रहार बैच चल रहा है, अक्टूबर का प्रचंड बैच चल रहा है, आपके ऑन डिमांड का योद्धा बैच चल रहा है, तो ऐसे बच्चों को पता चले। और दूसरा ये, कई बार नए बच्चे होते हैं, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एनआईएस में सिलेबस क्या है, कोई अच्छा टीचर है या पढ़ाने के लिए नहीं है। तो भाई हमारे यहाँ तो जेई लेवल का जेई क्लासेस स्टार्ट भी हमने कर दिया, बट फिर भी बोर्ड लेवल के जो कॉन्सेप्ट हैं, एक बार मैं चाहता हूं कि बच्चा कुछ भी परचेज करने से पहले एक बार देखे समझे। और इसीलिए हमने यहाँ पर एक फ्री कंटेंट की भी सर्विस दिया है, जिसका लिंक हम यूट्यूब को डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वहाँ लिमिटेड चीज़ें मिलती है, बट इतना है कि बहुत आपका बैकबोन बन जाता है। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप सभी बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। और ये सेशन बहुत लंबा चलने वाला है, 3-4 घंटे का। बट अगर यूट्यूब पर कोई देख रहा है आधे घंटे का, 1.5 घंटे का, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पर है, फिर आपको ऐप में आना पड़ेगा और पूरा देखना पड़ेगा। देखिए, सॉल्यूशन के अंदर जब हम आते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो हम लोग मिक्स करते हैं उसको हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीजें बनाते हैं जो सॉल्यूशन में आता है। जैसे कि आप शरबत बनाते हैं, आप क्या करते हैं, बहुत बेसिक से बताऊंगा। मैंने कहा ना, जीरो लेवल से ले जाऊंगा, बेसिक से बताऊंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी बहुत आसान तरीके से सीखेगा। और जैसा कि अब तक बहुत सारे बच्चे नंबर ला चुके हैं, आप भी ला पाओगे। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एक अपना पार्ट सॉल्वेंट होता है, दूसरा अपना सॉल्यूट होता है। अब हम सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं, सॉल्यूट को मिलाते हैं। डेट मीन व्हाट, हमने पानी के अंदर चीनी को मिलाया। जैसे हमने इस तरह काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारा शरबत बन के तैयार हो जाता है। और जब शरबत तैयार हो जाता है तो हम बड़े मीठे तरीके से उसको पी लेते हैं। बट वो पार्ट हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ ऐसे बेसिक की टर्म्स के बारे में जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं। और हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्विवेलेंट मास से। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये एनआईएस बुक का सीक्वेंस कैसे आ रहा है, बट एंड ऑफ द क्लास अगर आप रहेंगे, एक एक पॉइंट को हम डील करेंगे और इतने आसान तरीके से डील करेंगे कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लिखते हैं इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास लिखते हैं यहाँ पर। इक्विवेलेंट मास बेसिकली क्या होता है, सबसे पहला की टर्म मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि जितने भी बच्चे हैं इन सब का लाभ ले सकें। यहाँ देखिए, जब हम इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक्चुअली इक्विवेलेंट मास को अगर हमें समझना है तो हमें इसके एक छोटे से फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर दे देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, आप ये लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर मास, और हम नीचे आराम से लिख लेते हैं एन फैक्टर। तो नाउ द क्वेश्चन इज अराइज डेट एन फैक्टर क्या है सर, व्हाट इज द एन फैक्टर, है ना। इस एन फैक्टर का मतलब क्या निकलता है, व्हाट इज द एन फैक्टर। अब देखिए, जब मैं इसको एन फैक्टर पे आऊंगा, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को मैं एक बार लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ एन फैक्टर के बारे में। ये जो अपना एन फैक्टर है बच्चों, वो अलग अलग की कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग होता है। कोई एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर सिंपल तरीके से, ये जो अपना एन फैक्टर है ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होगा। जैसे अपना एटम होगा ना, एटम, नॉर्मल एटम बात करते हैं, सोडियम का, पोटासियम का, कुछ इस तरह का एटम होगा। पढ़ा है ना आपने, पूरा मैंने पढ़ाया है, कल हमने 3 चैप्टर देखा था मैराथन में। तो ये अपना एटम होता है। अब अगर कोई एटम आपके पास में है तो उसकी जो वैलेंसी होती है वही उसका एन फैक्टर होता है। देखिए, अगर मैं आपको खाली खुश करना हो मुझे, तो मैं खाली डेफिनेशन आपको बता दूं, मैं चैप्टर का बता दूं, समझ में आ गया, हाँ जी हाँ, वाह भाई वाह। बट एक्चुअली जब न्यूमेरिकल्स में आप जाएंगे तो आप फंस जाएंगे।
और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो जो आपका एटम होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वही इसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा एटम के केस में। अगर एटम की जगह हमारा कोई एसिड होगा, जैसे कि आप HCl ले लो, है ना, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, समथिंग कुछ भी एसिड ले लो, तो उसकी जो बेसिसिटी होती है वो उसका एन फैक्टर होता है। अगर हम कोई एसिड लेते हैं यहाँ पे, इसकी जो बेसिसिटी होती है ये क्या होता है, इसका एन फैक्टर होता है। दिस इज द एन फैक्टर। और अगर हमारा कोई बेस होगा, लेट सपोज कि हमारा कोई बेस है, अभी समझाऊंगा मैं बेसिसिटी क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है। मैंने कहा ना एक एक टर्म्स को इस तरीके से डिटेल में डेप्थ में ले जाऊंगा कि आप कहेंगे सर आज के बाद तो हम भूलेंगे ही नहीं, है ना। तो बेस के लिए जो आपका एसिडिटी होता है बच्चों, ये आपका होता है एन फैक्टर। बेस ही नहीं, बेस के अलावा एक और कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होता है सॉल्ट के बारे में। अब जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो वहां भी हमें बड़े विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। और सबसे पहले तो हमें पकड़ में आनी चाहिए कि एक्चुअली में सॉल्ट है कौन। तो अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट की केस में जो आपका चार्ज रहेगा, नंबर ऑफ चार्ज रहेगा कैटायन के ऊपर, वही आपका एन फैक्टर होगा। नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, दिस विल बी एन फैक्टर। अब इन सब को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं, बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए चीजें और आसान हो जाए। अब सबसे पहले हम लेके आते हैं एटम को लेकर कि एक्चुअली में अगर एटम हमारा होगा तो वो कैसे काम करेगा और क्या कुछ एन फैक्टर कहानी रहेगी। देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए सोडियम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब मान लो मैंने सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, पढ़ा है ना आपने। मैंने आपको बताया कि जी सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और इसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो सोडियम का एक्चुअली में जो सिंबल होता है वो Na होता है, ये भी आपने पढ़ा है। कल किसी बच्चे ने कहा था कि सर लेटिनियम का पूरा चार्ट ही बता दीजिए कौन कौन सा होता है। तो नेट्रियम होता है, लेटिनियम जिसकी वजह से हम Na डिनोट करते हैं, सब मैंने बता रखा है आपको। तो अगर यहाँ पर हम लेके आते हैं सोडियम, मैंने यहाँ लिख दिया जी ये है सोडियम। अब इसके पास 11 मतलब इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं KLM में ब्रेक करूंगा तो 2 8 1 में जाएगा। अब जब 2 8 1 की बात करते हैं तो जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हमारा एक पड़ा हुआ है, ध्यान समझिएगा, ये ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए या तो एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, या तो उन्हें लगता है तो ले लेते हैं ताकि उनसे उनका पूरा हो जाए। अब इस केस में 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई इसको देगा नहीं। तो जो भी आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ऑक्टेट रूल के बारे में, सेम ऑक्टेट रूल, स्टेबिलिटी, 8 इलेक्ट्रॉन की जो कहानी है मैं यहाँ लिख देता हूं, है ना। ऑक्टेट रूल ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, दैट्स वाई यहां पर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर क्या करेगा, डोनेट कर देगा, डोनेट कर देगा, बाहर निकाल देगा, किसी को दे देगा। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है यानी कि दे दिए, कंप्लीटली दे दिया जाता है, लॉस होता है, या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वही आपकी वैलेंसी कहलाती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सोडियम का एन फैक्टर क्या होगा, तो सोडियम एक एटम है और क्योंकि इस एटम की वैलेंसी 1 है तो एन फैक्टर ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, एन फैक्टर ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने इन एन फैक्टर्स को निकालोगे। क्या आएगा, अभी हम नॉर्मालिटी पढ़ेंगे, मोलारिटी पढ़ेंगे, मोलालिटी पढ़ेंगे और ये सब के सब हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहां पर कैलकुलेशन से फिर आप फंसोगे। अच्छा एसिड की बात करते हैं कि बेसिसिटी क्या होती है एक्चुअली। देखिए अगर हम एसिड की बात करते हैं तो जितने भी एसिड होते हैं आपको मालूम है कि जब उस एसिड को ब्रेक किया जाता है तो ब्रेक करने के बाद वो H+ में जरूर ब्रेक करता है। जैसे आप HCl की बात कर लीजिए, अब H+ क्या करेगा, हर एसिड के पास होता है, हर एसिड के पास होता है, किसके पास नहीं होता मुझे बताइए। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने HCl लिया है तो HCl भी H+ और Cl- में टूटेगा। तो मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं कि कोई भी एसिड आप लेते हैं, लेट सपोज कि हमने HX लिया है, ये जब ब्रेक करेगा आपका H+ और X- में, तो ये जो H+ होता है यही इसकी बेसिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है,
यही इसकी बेसिसिटी कहलाती है। ठीक है, दिस इज द बेसिसिटी, है ना। और ये क्या है अपना, ये कोई भी एसिड आप ले सकते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल लूंगा। अगर मैं बेस की बात करता हूं, लेट सपोज कोई भी हमने बेस ले लिया, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, समथिंग हमने इस तरीके से ले लिया। या मान लो कि हमने एक ले लिया, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लो मैंने ले लिया AOH ले लिया, तो ये ब्रेक करेगा कैसे, A प्लस में और OH माइनस में। तो यहां पर ये जो OH माइनस का नंबर होगा, ये इसका क्या कहलाएगा, एसिडिटी कहलाएगा यहां पर, अगर ये अपना बेस है तो, है ना। बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहे, कुछ क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा, आपको दूंगा मैं। और अगर आपका सॉल्ट रहा तो क्या होगा, देखिए अगर हमारा कोई सॉल्ट है, लेट सपोज कि हमने कोई सॉल्ट ले लिया, जैसे कि समथिंग समथिंग एक्स बाई कोई सॉल्ट है हमारा, ये मान लो ब्रेक किया एक्स प्लस में और बाई नेगेटिव में, तो जो चार्ज होगा ना यहाँ पे, है ना, जो चार्ज होगा कैटायन पे, जो चार्ज होगा कैटायन पे, ये इसका एन फैक्टर होगा, अगर ये आपका कोई सॉल्ट है तो। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ पे, आप कॉपी पेन रेडी कर लीजिए और मुझे बताइएगा फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। यकीन मानिए, अगर आपने इस छोटे छोटे चीजों का सही सही जवाब देना सीख लिया, तो फिर बड़े बड़े सवालों में आप नहीं उलझेंगे और आप सही तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारे PDF इसी एप्लीकेशन पे जो मैं क्लास आपका ले रहा हूँ अपने ऐप GCC NIS क्लासेस पे, यहीं पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा और यहीं पर आप इसका लाभ ले पाएंगे। कल आई थिंक सो मुझे लगता है केमिकल बॉन्डिंग वाला जो है वो अपडेट नहीं हो पाया था, तो मैं आज अपडेट कर दूंगा उसका। ठीक है, तो बच्चे ने लिखा है कि सर स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी इंक्रीज कर दो, टुमारो से डेट क्लास वॉज एट 12 आई। कल जो क्लास था, कल भी थोड़ा सा डिले हुआ था, जो क्लास था 12 बजे वाली जो क्लास थी वो आई थिंक 1 बजे स्टार्ट हुई थी, कि 12 बजे ख़त्म ही हुआ था पहले चैप्टर का। और ब्राइटनेस का एक बार मैं देखता हूँ, ब्राइटनेस का मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ये ऑटो एडजस्ट ले रहा, बट मैंने कोशिश किया है बढ़ाने का, आई थिंक सो पहले से तो ज़्यादा ही है। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को जरा कीजिए, क्वेश्चंस को जरा कीजिए आप यहाँ पे, है ना। तो इसमें लिखा है कि फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ द फॉलोइंग, मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ। तसल्ली से पढ़ेंगे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऑलरेडी हम 2 दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, कल हमने 3 किया, आज हम 2 करने वाले हैं। तो जब आप देखो कि हम अपने एप्लीकेशन में इस तरीके से डेडिकेटेड है कि जो बच्चे ने भी पैसा लगाया है भाई, मैं हर किसी के एक वैल्यू रखता हूँ, और आपको टाइमली क्लास मिलेगा, और आपको जो भी क्लास मिलेगा वो ढंग का क्लास मिलेगा, सीधी सी बात है। जो कंटेंट उसको पढ़िए ध्यान से और आगे बढ़िए। तो फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम बात करते हैं कि जब हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, मैं कुछ आपको फटाफट दे देता हूं। सबसे पहला है मैग्नीशियम, आप लोग सोल्व करना शुरू कर दो और मुझे आंसर बताना शुरू करो। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, चलो मैग्नीशियम के बाद मैं ले लेता हूं एल्युमिनियम, बहुत मजा आने वाला आज की क्लास में, बहुत प्यारा चैप्टर है। और तीसरा में चलो मैं ले लेता हूं HCl। चौथा मान लो मैं यहां पर आपके लिए ले लेता हूं H2SO4, एक और एसिड। चलो मैं पांचवा एक आपके लिए ले लेता हूं AlOH का होल थ्राइस। छठा मैं आपके लिए ले लेता हूं यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस।
एक और ले लेता हूँ, 7वां यहाँ पर ले लेता हूँ मैं आपके लिए, चलो मैं NaCl ले लेता हूँ। और 8वां मैं आपके लिए यहाँ पर ले लेता हूँ, लेट्स सपोज CaCl2। और फटाफट मुझे आंसर यहाँ पर देंगे क्या क्या एन फैक्टर आएगा यहाँ पे। मैं एक एक बच्चे कमेंट यहाँ पर चेक करूंगा और मैं चाहता हूँ कि इस सेशन के दौरान आप मुझे आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। क्लास हमें टाइमली कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि दिन भर क्लास चलना है ना। टाइम भी एक फैक्टर होता है ना, हमें नहीं कि भाई हमने कोई क्लास स्टार्ट किया है वो दिन भर चल ही रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट को छोड़ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। भले ये सेशन जो चल रहा है 4 घंटे चले, मैं कहता हूँ 3 घंटे चले, 4 घंटे चले, वट जो भी टाइम हो, है ना। तो वो जो पूरा सेशन एप्लीकेशन पे आपका चल रहा है तो बाकी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा, फिर जो बच्चे देखेंगे उनके लिए भी तो टाइम की कीमत है ना। तो जो काम अगर 3 घंटे 4 घंटे में हो रहा है उसको फिर हम 5-6 घंटे में क्यों करें, हमारा और दोनों का समय क्यों खराब करें। समझदारी इसी में है कि सही तरीके से आगे बढ़े। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जरा सॉल्व करते हैं। जैसे मैग्नीशियम, अब देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम क्या है, एक एटम है। एल्युमिनियम क्या है, एक एटम है। ध्यान से देखिए आप, ये क्या है, ये आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। व्हाट इज दिस, ये आपका एटम है। ये क्या है, ये आपका एटम है। ये सारे के सारे क्या है, एटम्स है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये सब क्या है, एसिड्स है। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये क्या है, ये सारे के सारे बेसिस हैं। अगर आप इनकी बात करोगे तो ये दोनों क्या है, ये सारे के सारे सॉल्ट्स है। तो मैंने सबसे पहले स्पेसिफाई कर दिया कि एटम्स, एसिड, बेस और सॉल्ट, और हमें अब बताना है इनका एन फैक्टर। तो जैसा कि हमने सीखा था कि अगर कोई भी एटम होगा तो उसकी जो वैलेंसी होगी वही उसका एन फैक्टर होगा। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, मैं यहाँ सोल्व करता हूँ आपके सामने। चलिए यहाँ सोल्यूशन फटाफट करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट वाले पे आता हूँ, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 12, दैट मीन KLm की बात करेंगे तो 2 8 2 होगा यहाँ पे। यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो 2 है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकालेगा, डोनेट करेगा। तो डेट्स वाई ये जो Mg है ये Mg2+ बना देगा, और इसका जो एन फैक्टर आ जाएगा इस केस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड वाले की बात करते हैं, दूसरे वाले का एल्युमिनियम का केस है। अब एल्युमिनियम वाले में ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम Al सिंबल होता है और ये 13 होता है, दैट मीन बॉडी इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स है। तो KLm में ब्रेक करेंगे 283 होगा। अब यहाँ पर ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन से कोई नहीं देने वाला है। तो डेट्स वाई रीजन ये होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकालेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालेगा उसी के अकॉर्डिंग इस पे चार्जेज जाएंगे, और ये आ जाएगा Al3+। एंड डेट्स वाई इसका जो एन फैक्टर रहने वाला है, इसकी वैलेंसी रहने वाली, इसकी वैलेंसी 3 है, इसका एन फैक्टर भी 3 रहने वाला है। उसके बाद हम चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं HCl को। एसिड के केस में हमने आपको बताया था कि अगर आपका कोई एसिड है तो उसकी जो बेसिसिटी होती है वो आपका कैसा होता है, वो आपका जो होता है आपका एन फैक्टर होता है। कुछ कमेंट देख लिया जाए, अभी तक कुछ बच्चों ने कमेंट वगैरह किया है कि नहीं किया, हाँ भाई कितने बच्चे हैं, बच्चे तो जुड़े हुए हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए, जब HCl की बात करते हैं तो HCl केस में यहाँ पे मान लो हमने HCl लिखा, HCl केस में क्या होने वाला है यहाँ पे, तो HCl केस में HCl ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है H+ में और Cl- में ब्रेक करता है। तो जो नंबर ऑफ H+ आयंस होता है उसी को एक्चुअली हम लोग बेसिसिटी के नाम से जानते हैं। एंड यहाँ पर हम पूरा अगर बैलेंस करके भी चेक करके देखें तब भी हमें पता चलता है कि यहाँ जो नंबर ऑफ H+ है वो केवल 1 है। तो यहाँ जो अपना एन फैक्टर रहने वाला है, जो यहाँ एन फैक्टर रहने वाला है वो 1 रहने वाला है। सेम अगर मैं यहाँ पर HCl के बाद H2SO4 की कहानी अगर देखूँ मैं 4th नंबर का, अगर मैं लेता हूँ H2SO4 को, तो H2SO4 कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, H+ और SO4 2-। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। विदाउट बैलेंसिंग आप अगर एन फैक्टर के बारे में सोचेंगे या आप ये सोचेंगे कि हम इसका कुछ ऐसा कर लें कहीं भी केमिस्ट्री के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, बहुत प्रॉब्लम चैलेंजिंग में आप चले जाएंगे यहाँ। तो बेसिकली हमें सिंपल तरीके से देखना है कि यहाँ पर बैलेंस करने के बाद 2H+ है, डेट्स वाई ये जो एन फैक्टर यहाँ रहने वाला है वो कितना रहने वाला है भाई, 2 रहने वाला है। कोई बहुत हैवी चीज थोड़ी ना आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजों को मैं क्लियर करते आपको लेके जा रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे चीजें होती है और इस तरीके से आगे यहाँ पे जाता है ना।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं कि अपने जो ये बेसिस हैं, जैसे कि AlOH का होल थ्राइस है, CaOH का होल ट्वाइस है, सो इसका हम कैसे करेंगे? इसको भी हम वैसे ही ब्रेक करेंगे जैसे कि हमने एसिड किया था। तो वी हैव द पॉइंट AlOH का होल थ्राइस, इसको ब्रेक करेंगे, ये होगा Al3+, और ये कैसे टूट जाएगा? ध्यान से देखिए, OH-। बट अब हमें इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ OH होल थ्राइस है ना, तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। और जब हमने देखा कि इस बेस की जो एसिडिटी है वो OH माइनस आयंस की संख्या होती है, जो भी OH माइनस की संख्या होगी ना बच्चे, वही आपका किसी भी बेस का एसिडिटी होगा, और जो बेस का एसिडिटी होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा, इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा? इसका एन फैक्टर हो जाएगा आपका 3। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं, हमारे पास है CaOH का होल ट्वाइस। अब CaOH का होल ट्वाइस ब्रेक करेगा Ca2+ में और OH माइनस में। अगेन यहां पर हम ध्यान से देखें तो हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा ये OH का होल ट्वाइस है, और OH का होल ट्वाइस का मतलब डेट्स वाई हम ये सिंपल तरीके से कह सकते हैं जी कि ये यहां पर 2 लगेगा। और ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखिए तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इसका जो एन फैक्टर होगा, वो कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए, हमने एटम्स का देख लिया, हमने एसिड का देख लिया, हमने बेस का भी देख लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी देखो, हम सबका एन फैक्टर खाली पता कर रहे हैं, हमने अभी किसी का इक्विवेलेंट मास पता नहीं किया है, हम केवल और केवल एन फैक्टर हमने पता किया है ना। हालांकि मुझे साथ साथ में सोल्व कर देना चाहिए था, लेकिन चलो मैं यहां पर सोल्व कर दूंगा आपके लिए। बट सबसे पहले हम सबका एन फैक्टर पता कर लेते हैं, जिससे कि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। तो नाउ यहां पर लाइन ड्रॉ करके सिंपल हम 7 नंबर पे आ जाते हैं, और जो 7वां हमारे पास है वो है NaCl। अब NaCl को जरा ब्रेक कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये टूटेगा Na+ में और ये टूटेगा Cl- में, है ना। तो जब आप Na+ और Cl- में इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आप एक चीज देखते हैं कि जो आपका कैटायन है, दिस इज द कैटायन, दिस इज द एनायन। अब कैटायन के ऊपर जो आपका चार्ज है ना, हेलो यहां ध्यान दो, कैटायन के ऊपर जो चार्ज है वही आपका एन फैक्टर होगा यहाँ पे। तो यहां जो है एन फैक्टर कितना आ गया? यहां एन फैक्टर आ गया 1। 8 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है CaCl2। अब CaCl2 को जब हम ब्रेक करेंगे तो Ca2+ और Cl-, बट 2Cl- आ जाएगा, जो भी ये बैलेंस करते हैं। बट हमें इससे इंटरेस्ट नहीं है भाई, हमें अपने कैटायन के चार्ज को देख। हमारा यहाँ पर जो कैटायन है वो Ca2+ है, और Ca2+ के ऊपर जो चार्ज आपको दिख रहा है वो 2+ दिख रहा है। डेट मीन जो इनका एन फैक्टर आने वाला है वो 2 आने वाला है। तो व्हाट इज द एन फैक्टर? द एन फैक्टर ऑफ दिस टर्म इज 2। अब देखो, हमने इन सब का एन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है, बट अगर आपको इक्विवेलेंट मास पता करना है तो दिस इज द फॉर्मूला, डेट मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? देखिए, एटम के लिए एटॉमिक मास हम लोग यूज करते हैं, और मॉलिक्यूल के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं। तो जो मैंने आपको कल के मैराथन क्लास की जो पहला सेशन हमारा था एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक का, जिसका हमने फ्री कंटेंट यूट्यूब पर भी दिया है, तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि उसमें हमने आपको एलिमेंट 1 से लेकर 20 तक हमने आपको एक सीरियल वाइज में उनके नेम, सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस सब कुछ बताया था। तो उसमें जो एटॉमिक मासेस मैंने आपको बताया था उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मासेस का इस्तेमाल करेंगे। और आपने फिर उस चैप्टर के अंदर मोल्स कैसे निकालते हैं वो भी तो सीखा था, वो भी तो आपने सोल्व किया था कि भाई ऐसे ऐसे मोल्स हम निकालते हैं, और उसमें भी हमने यूज किया था मॉलिक्यूलर मासेस को। तो अब यहाँ सिंपल तरीके से देखिए, एक तो मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, ऐसा ना हो कि फिर आप कंफ्यूज हो या आपको किसी प्रकार की दिक्कत। तो अब ध्यान से देखो, मैं एक बात बताता हूँ, अगर मुझे यहाँ मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास पता करना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो, इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर 2 है। तो मैं सिंपल तरीके से ऐसा लिखूंगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ, ऐसे लिखूंगा इक्विवेलेंट मास, में सिंपल तरीके से लिख देता हूँ इसे यहाँ पे। तो इसका कितना हो गया? 24 इसका एटॉमिक मास होता है, और 2 आ गया एन फैक्टर। डेट इन व्हाट, इसको हम कट कर देंगे, और कट करने के बाद इसका जो 12 ग्राम आएगा, 12 ग्राम क्या हो गया? इसका इक्विवेलेंट मास आ गया।
ठीक वैसे ही अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम का जो एन फैक्टर है वो 3 है, और एल्युमिनियम की केस में अगर मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकालता हूं तो एल्युमिनियम 27 ग्राम होता है और एन फैक्टर 3 हो गया। 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ गया 9 ग्राम। 9 ग्राम आ गया एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास। ऐसे ही अगर मैं HCl के केस में कराऊं इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो हमें HCl के मासेस को ऐड करना पड़ेगा। HCl में हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। जिन बच्चों को भी इस चैप्टर में थोड़ी समस्या आ रही है या पहली बार ये देख रहे हैं, तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है कि जो चैप्टर 1 हमने करवाया है वो देखिए पहले। आपका जब बेस कंप्लीट रहेगा तभी हो पाएगा। इस वीडियो को देखो जितना समझ में आता है, बट इसको देखने के बाद उसे फिर से देख लेना ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। तो जैसे कि HCl केस में देखो ध्यान से, हाइड्रोजन जो होता है वो 1 ग्राम होता है और क्लोरीन जो होता है वो 35.5 ग्राम होता है। अब ऐसे कंडीशन में जब दोनों को ऐड करेंगे तो 36.5 ग्राम आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 36.5 ग्राम आपको मिलेगा। और जब आप 36.5 ग्राम की यहाँ पर बात करते हैं, सो डैट मीन व्हाट, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आप इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट मास कितना निकल जाएगा? तो द इक्विवेलेंट मास इज 36.5 ग्राम और नीचे आपका आ गया 1, तो यही इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। व्हाट की 36.5 ग्राम ही इसका इक्विवेलेंट मास। ऐसे ही अगर आप H2SO4 का निकालते हैं तो H2SO4 का सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। देखिए H2 मतलब 2 ग्राम है ना, खुद से कैलकुलेट करना सीखिए। एंड देन आफ्टर एस का मतलब कितना हो गया? 32 ग्राम हो गया, क्योंकि सल्फर 16 नंबर पे आता है। तो कितना हो गया? 32 और 2 34 हो गया आपका। एक ऑक्सीजन जो होता है वो 16 ग्राम का होता है। कितना होता है? एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है। अब 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। डैट मीन व्हाट, 64 और 34 को अगर हम ऐड करें तो हमें 60 और 30 90 और 4 और 4 98, मतलब 98 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो डैट मीन व्हाट, अगर मैं इसको इक्विवेलेंट मास फाइंड करूं तो ये आ जाएगा 98 ऊपर और नीचे आ जाएगा 2, यानी कि ये आ जाएगा 49 ग्राम। क्या 49 ग्राम आ जाएगा? ऐसे ही आप एल्युमिनियम के केस में निकाल सकते हैं। अब एल्युमिनियम का अगर आप निकालेंगे कि एक्चुअली में कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, तो आप देखेंगे कि एल्युमिनियम जो होता है वो कितना होता है? एल्युमिनियम 27 ग्राम होता है और OH का होल थ्राइस है यहाँ। तो कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे मुझे बताएंगे? बताइए कितना आएगा? आप ऐड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो चलो कहीं साइड में ऐड कर लो, समथिंग जो भी कर लो, मर्जी है आपकी, क्योंकि ऐड तो करना ही पड़ेगा, बिना ऐड के तो होगा नहीं। मैं यहाँ साइड में ऐड कर लेता हूँ, कहाँ ऐड करूँ? चलो मैं नेक्स्ट पेज में ऐड करता हूँ। एल्युमिनियम हो गया आपका 27 और प्लस 3 ऑक्सीजन हो गया 3 इंटू 16 और 3 हाइड्रोजन हो गया 3 इंटू 1। 27 प्लस 48 प्लस 3, ये हो गया 30 प्लस 48, यानी ये आ गया 78। 78 आ गया यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर मास। तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालूंगा कितना आ जाएगा? ऊपर हो गया 78 और नीचे कितना आ गया? 3 आ गया। कटेगा? हाँ कट तो रहा है ये। 2 और 6, यानी आ गया 26 ग्राम आ गया AlOH का होल थ्राइस, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये आपका इक्विवेलेंट मास आ गया यहाँ पर। ठीक वैसे ही अगर मैं CaOH का होल ट्वाइस का यहाँ पर निकालूं तो आप यहाँ पर निकाल लेना जो भी रहेगा, वैसे इन सब का निकाल लेना। जैसे NaCl केस में अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट मास? ये देखो, ये होता है आपका 23 और ये होता है 35.5, मतलब ये आ गया 58.5 डिवाइड बाई 1, तो यही आ गया 58.5 ग्राम आ गया। ऐसे करके बाकी का भी आप निकाल लेना जो भी आपका निकलेगा। तो ऐसे करके हमने सीखा कि भाई इस तरीके से हम अपने इक्विवेलेंट मासेस को फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये पार्ट जब हम सीख लेते हैं उसके बाद फिर हम कम बैक करते हैं अपने वापस उन चैप्टर्स के उन पॉइंट्स पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। जिन पॉइंट्स को हमने अभी स्किप कर दिया था और हमने कहा था कि थोड़ी देर में बच्चों हम इसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ताकि आप सही तरीके से समझ पाएं। लेकिन थोड़ा ठहरिए, पहले थोड़ा समझिए। मैं वहां आने से पहले कुछ 2-3 ऐसे और पॉइंट्स है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूं, एंड देन आफ्टर फिर से वही प्यारा सॉल्यूशन, वही सॉल्वेंट, सब कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। और ये पार्ट मैंने इसलिए कवर किया है पहले, ताकि जब वहां पर पहुंचे तो फिर से मुझे इतना लंबा लिफाफा ना करना पड़े। मेरी आदत है बीच में अगर कोई ऐसी चीज़ें मिलती है जो बाद में जाके फंसेंगे तो मैं पहले ही बता देता हूँ, बीच के अंदर अपना जो भी है, फिर मजा आएगा पढ़ने में।
तो अब एक और हमारा की टर्म होता है केमिस्ट्री का, और वो हमारा होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, एंड देन आफ्टर फिर हम सही तरीके से समझते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो व्हाट इज दिस? क्या होता है ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट? एक्चुअली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की कहानी ऐसी है कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। कैसे लिखते हैं? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास के नाम से इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले सिखा दिया कि देखो जी, इक्विवेलेंट मास ऐसे निकाला जाता है। अब अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए कहा जाएगा तो कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगा। आ रही बात समझ में आपको? अब देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर 1 में कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। मैं साइड फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए, हमने साइड फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या क्या हमने पढ़ा है वो हम लिख देते हैं। तो जी, हमने एक पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, जिसमें हमने पढ़ा है कि यहां पर गिवन मास हम लिख सकते हैं। आप चाहो तो नॉर्मल मास भी लिख दो, चलेगा। आप यहां नॉर्मल मास भी लिख दो, जो भी आपका मास रहेगा यहां पे। और नीचे क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। पढ़ा है ना आपने ये? हाँ जी सर, ये तो हमने पढ़ा है, पर इसका यूज क्या होगा अभी बताते हैं क्या यूज होगा। एक तो आपने ये पढ़ा। अच्छा, एक मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया कि ये होता है मॉलिक्यूलर मास, और नीचे होता है एन फैक्टर। हाँ जी सर, ये भी हमने पढ़ा। ये दो फॉर्मूला मैंने आपको साइड में पढ़ा दिया है, मैंने लिख दिया कि जी ये दो चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है, बता दिया। अब दूसरा यहाँ पर जो टर्म हम लिख रहे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। लेट्स सपोज अगर मैं इस इक्विवेलेंट मास के फॉर्मूला को यहाँ पे लिख दूं जहां पर ये है, तो क्या होने वाला है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां पर होगा ये कि देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर तो अपना मास हो गया, और नीचे हम क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे, ये वाला जो है आपका। अरे सिंपल, कुछ नहीं, उठा खाली रख दो, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो सिंपल तरीके से हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास, और नीचे क्या आ गया? एन फैक्टर आ गया। अभी देखना मैजिक क्या होता है। अब देखो, ये जो एन फैक्टर है यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा? ऊपर उड़ के चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये हो गया मास, और नीचे आ गया मॉलिक्यूलर मास, है ना, और ये हो गया एन फैक्टर। अब एक बात मुझे बताइए, क्या मैं इस मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता हूं? हेलो, क्या मैं लिख सकता हूं? देखो केमिस्ट्री में कैसे आपका बैक नॉलेज काम करता है। इसलिए केमिस्ट्री में हम कहीं से जहां तहां से नहीं पढ़ाते हैं, हमने चैप्टर 1 से पढ़ाया। अभी मालूम था कि वहां से नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, और देखो इस्तेमाल हो रहा है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स, ये वो हर जगह पर इस्तेमाल। जिसका चैप्टर 1 कमजोर है, समझ लो उसको समझने में बड़ी दिक्कत। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इस की टर्म की जगह पे ये अगर लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल्स, मान लो यहां लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया यहां पे। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा? इनटू एन फैक्टर। तो इससे हमें एक रिलेशन मिलता है। हमें रिलेशन कैसा मिलता है? तो ओवरऑल हम एक रिलेशन सेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये एन होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, दिस इज द सिंबल्स फॉर एन। तो एन के लिए हम लोग डिनोट करते हैं, एंड मल्टीप्लाई एन फैक्टर। और इस तरीके से हमने इस रिलेशन को एस्टेब्लिश कर।
सर इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे होगा? इंतजार करो भाई, इसका इस्तेमाल भी होगा और इसको हम आगे बताएंगे भी आपको कि कैसे क्या होगा। बट एक बार कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर आप हमारे एप्लीकेशन में जो अभी अभी के बच्चे हैं वो तो मुझे बता दो क्या समझ में आया, ये चीज़ें क्लियर हुई। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, बट धीरे धीरे चटपटा हो जाएगा। अब आइए, ये सब यहीं तक रोक देते हैं और इसको हम फिर से, है ना, कम बैक करेंगे इन सारे कैलकुलेशन के साथ में। बट अब चैप्टर का स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं एंड दैट इज द सॉल्यूशन। एक्चुअली जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन का, किसी भी हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमने यहाँ लिखा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है, आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सअप होता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए सॉल्यूट जो होता है वो लो अमाउंट वाला होता है और जो आपका सॉल्वेंट होता है वो हाई अमाउंट वाला होता है। जैसे कि अगर आप चीनी पानी बनाते हैं तो ऐसे कंडीशन में पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है, पानी आपका सॉल्वेंट हो गया और जो चीनी होता है आपका, जो शुगर होता है आपका, वो हो गया आपका सॉल्यूट पार्टिकल हो गया। तो मैं सिंपल तरीके से बोल देता हूँ कि सॉल्यूट हमारा वो रहने वाला है जो कि आप जिसका अमाउंट क्या होगा, लो अमाउंट होगा, और सॉल्वेंट हमारा वो रहने वाला है जिसका कि हाई अमाउंट रहेगा, का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। वो एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा सकते हैं, जैसे कि ये मान लो शुगर हो गया, तो शुगर जो हो गया आपका सॉल्यूट हो गया और वाटर जो आपका हो गया वो सॉल्वेंट हो गया। अब इसको कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत आसान तरीका है इसको याद करने का। बोलिए सॉल्यूट और बोलिए सॉल्वेंट, बोला, बोल के देखो, बोलो, बोलो सॉल्यूट और बोलो सॉल्वेंट, बताओ कौन बड़ा कौन छोटा है। सॉल्यूट में देखेंगे तो सॉल्यूट में कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जबकि सॉल्वेंट में कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जो बड़ा है वो हाई अमाउंट वाला है, जो जिसके अल्फाबेट्स कम है वो लो अमाउंट वाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अब जब हम आगे बात करते हैं, वी हैव द टॉक द नेक्स्ट पार्ट, तो दिस इज द होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। तो एक्चुअली होमोजेनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन का मीनिंग आपको समझाते हैं। बहुत तरह के सॉल्यूशंस के टाइप आपको मिलेंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड भी आपको मिलेगा, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड भी यूज करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो एक्चुअली व्हाट इज द होमोजेनियस सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन के बहुत सारी वैरायटी हैं जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं व्हाट इज दिस। सबसे पहले होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। एक आपका होता है हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। मैं बीच में एंड लगा देता हूं। देखिए दोनों में फर्क क्या होता है। आपका जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, जब इसमें आप इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो ये पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। मतलब आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि इसमें एक्चुअली में सॉल्यूट कौन सा है। जैसे कि अब मैं अगर किसी भी डिफ्रेंशिएट कहीं कहीं तो कर लेते हैं बाई कलर के हिसाब से, बट वो पूरा मिक्स हो जाता है, मतलब आप अलग अलग निकाल नहीं सकते हैं फिर ऐसे करके आसानी से। मान लो आपने पानी के अंदर चीनी को डिजोल्व किया तो चीनी आपको फिर दिखेगा नहीं, वो उसी के अंदर घुल जाएगा, नमक उसी के अंदर घुल जाएगा। तो ये सारे के सारे होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर आप वही पानी के अंदर मिट्टी डाल दीजिए, ऑयल डाल दीजिए और समथिंग कुछ भी आप डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि भाई आपका जो सॉइल है वो अलग रहेगा, सॉल्वेंट अलग रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, मतलब डेट्स अलग अलग देगा, हेट्रोजेनियस है ये, है ना। तो डेफिनेशन पे हमें नहीं जाना, बिल्कुल हमें समझना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आपको लेके आते हैं, यहाँ पर समझाते हैं कि अगर आप होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल के लिए हम समझा देते हैं सीधी सीधी आपको कि आपका शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन, ये आपका एग्जांपल हो गया। और अगर आप हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, सो डैट मीन व्हाट, यहां पर मान लो मैं ले लेता हूं ऑयल प्लस वाटर। तो इस तरीके से हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं।
कि ऐसे डिफ्रेंशिएट होगा या कुछ इस तरह की चीजें जाएंगे. Now we have the another two terms in this chapter, that is the saturated solution and unsaturated solution. Saturated का मतलब होता है कि saturation आ गया है. कहते हैं ना लाइफ में एक पड़ाव के बाद saturation आ जाता है. What do you mean by saturation? Saturated. Saturated का मतलब होता है कि no more solid will dissolve. मतलब अब आपका कोई भी सॉलिड इसमें डिजॉल्व नहीं होगा. हमारी बात समझ में. वैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक गिलास पानी लिया और उस एक गिलास पानी में चीनी को डाला. भाई जैसे हमने चीनी को डाला, घोला, उसको डिजॉल्व होना शुरू हो गया. वेरी गुड. फिर क्या हुआ, डिजॉल्व जब हम कर रहे थे उसको, तो डिजॉल्व होते होते फिर हमने उसमें और चीनी डाल दिया, तो उसको भी हमने डिजॉल्व किया, फिर घुल गया. हमने और चीनी डाल दिया, थोड़ा और डिजॉल्व हुआ. एक समय के बाद हम देखेंगे कि जब हम ऐसे ही चीनी डालते रहेंगे तो जो चीनी के पार्टिकल्स होंगे वो आपके तली में, यानी बॉटम, जो भी कंटेनर बर्तन लोगे, गिलास लोगे, बॉटम में बैठ जाएगा. मतलब वो डिजॉल्व नहीं होगा. ठीक वैसे ही जैसे कि वैकेंसी निकलती है कि 50,000 जॉब्स है और अप्लीकेशन देने वाले मान लो कि 10 लाख हैं, तो केवल 50,000 वालों को ही तो जॉब मिलेगा ना, जो 50,000 होंगे. बाकी के जो 9.5 लाख वाले लोग होंगे वो कहीं ना कहीं घर पे बैठेंगे. तो जितना स्पेस होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतने में जो शुगर का मॉलिक्यूल्स होगा वो स्पेस ले लेगा, डिजॉल्व हो जाएगा बोले तो, और एक टाइम के बाद वो डिजॉल्व होना बंद कर देगा. तो उसको हम लोग कहते हैं कि अब ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है. मतलब इसमें चीनी डालते रही घुलेगा ही नहीं. अब इसीलिए आपने मिठाई की दुकानों पे देखा होगा या घर में देखा होगा, जब घर में महिलाएं, लेडीज लोग खाना बनाती हैं घर में, तो आपने देखा होगा कि उसको गर्म किया जाता है. चाशनी कहते हैं उसको. तवे पे या मतलब गैस पे, बर्तन में, जिस बर्तन में भी आप चाहते हैं उसको धीरे धीरे चलाते रहते हैं तो चाशनी बन जाता है. अब देखिए होता क्या है कि जब हम गर्म करते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस होता है थोड़ा सा कैसा होता है, बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से और मोर शुगर मॉलिक्यूल्स उसमें एडजस्ट होने लग जाते हैं, मतलब डिजॉल्व होने लग जाते हैं. तो एक अलग मुद्दा है कि अगर आप सैचुरेटेड को और डिजॉल्व करना चाहते हो तो टेम्परेचर को आपको बढ़ाना पड़ेगा. बट की टर्म्स हम समझते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, तो हम पहले सबसे पहले लिख देते हैं दैट व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. दिस इज द टर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और यहां पर मैं लिखता हूं एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो भाई जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसके अंदर सिंपल तरीके से आप बोलिए नो मोर सॉल्यूट विल बी डिजॉल्व. तो लिखिए नो मोर सॉल्यूट विल बी डिजॉल्व. अब इससे ज्यादा सॉलिड डिजॉल्व हो ही नहीं पाएगा इसके अंदर. और अगर आप अनसैचुरेटेड की अगर आप बात करते हैं ना, तो अनसैचुरेटेड वाले में क्या बोलेगा, सॉलिड विल डिजॉल्व. इसके अंदर सॉलिड डिजॉल्व होगा अभी भाई. तो ये एक डिफ्रेंशिएट करने का तरीका होता है जहां पर आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं. हालांकि आप चाहें तो इस सैचुरेटेड वाले को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो एक तो मैंने बताया कि टेम्परेचर ऐड करके, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा के, इंक्रीज करके आप सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्या मुझे कोई बताएगा कि कोई और तरीका है यहाँ पे? सोचिए, क्या केवल टेम्परेचर बढ़ाने से ही हमारा जो सैचुरेटेड है वो अनसैचुरेटेड बनेगा, या कोई और तरीका भी हो सकता है? मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से. तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो, है ना, तो ये कन्वर्ट कैसे होगा? दो तरीके में बता रहा हूं. पहला तरीका है टेम्परेचर बढ़ा के, यानी कि अगर आप यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ना वो बढ़ने लग जाएगा. इसके बीच में ये जो है ये छोटे छोटे ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, ज्यादा आना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला. और जो दूसरा तरीका हमने आपको बोला है वो ये होता है कि भाई अगर आप वाटर को ऐड कर दें, एडिंग वाटर,
अगर वाटर को यहाँ पर ऐड कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप सॉल्वेंट को ही बढ़ा दोगे तो जो सॉलिड पार्टिकल्स उसके लिए तो पूरा स्पेस मिल जाएगा। जो 50,000 सीट्स के लिए जॉब था उसको सरकार 1 लाख कर दे तो 50,000 लोग और उस जॉब का लाभ ले पाएंगे, उस चीज़ का फायदा ले पाएंगे। इट्स वेरी सिंपल वे, जो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया। समझ में आ रहा है ये सब? मजा आ रहा है पढ़ने में? मुझे बताइए, क्या चैप्टर हार्ड लग रहा है आपको? अभी जैसे स्टार्ट किया है हमने, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। मैंने खाली ये चीज़ बताई कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, खाली इतनी चीज़ें बताई आपको। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टर्म, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे हम निकालते हैं सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन? देखिए, जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे ना हम लोग, तो हमेशा हम सॉलिड के अमाउंट की बात करेंगे। जस्ट लाइक कि अगर कोई शरबत बनाता है तो कभी ये नहीं पूछता है कितना पानी मिलाना है, पूछता है क्या कोई? वो पूछता है कि चीनी कितना मिलाना है। और अगर मान लो चाय बनाना है तो क्या बोलता है, कितने उसमें भी चीनी कितनी डालनी है, चाय पत्ती कितना मिलाना है। दूध के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। तो याद रखिएगा, अगर हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको ये पता है कि सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है तो ये मान के चलिए कि आप बहुत हद तक बता पाएंगे कि इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। लेकिन क्या ये इतना आसान होता है? आप कुछ भी बता देंगे कि इतना अमाउंट है सॉल्यूट का और उसके हिसाब से आप कॉन्सेंट्रेशन बता देंगे? नहीं। कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे और उनके फिर अलग अलग फॉर्मूलाज हैं और बहुत ही मजा आएगा आपको। पहले हम हेडलाइन लिख लेते हैं। तो नाउ वी हैव द हेडलाइन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जी हमने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हमने यहां पर लिखा। और जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन लिखा, एक्चुअली ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। तो हाउ टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट? देयर आर सो मेनी वेरियस टाइप्स। आइए क्या करके समझते हैं, इसको चार्ट में डाल देते हैं। कि सबसे पहला जो हमें पढ़ना होता है वी हैव मास परसेंट। क्या पढ़ना होता है? सबसे पहला हमें मास परसेंट के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, मास परसेंट। ये सबसे पहला हमें पढ़ना होता है। दिस इज 1। मास परसेंट कैसे निकालते हैं? जब आपको मास परसेंट निकालना होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। ऊपर लिखिए मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखिए मास ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल तरीके से भाई, कितना मास सॉल्यूशन का है, कितना मास सॉल्यूट का है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट में कन्वर्ट करना है। सिंपल तरीके से लिखिए मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिखिए मास ऑफ सॉल्यूशन और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जो फॉर्मूला आपको मिला यही फॉर्मूला आपको हो गया मास परसेंट। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार सवाल पूछा गया है, बहुत सारे और भी बताऊंगा, मोल फ्रैक्शन बताऊंगा आपको यहाँ पर मैं, मोलारिटी बताऊंगा, मोलालिटी बताऊंगा, नॉर्मालिटी बताऊंगा, ये सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको। एक फॉर्मेलिटी भी होता है बट वो ठीक है, वो पूछता नहीं है। तो जो है मैं पहले मेन मेन बता दूंगा यहाँ पे। तो भाई आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन है जिसका टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो लास्ट में देख लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं पहले। तो ये एक पहला आपने दिखा दिया मैंने आपको। अच्छा, दूसरा चीज समझिए, यहाँ पर सेकंड 1 की बात करते हैं। अब अगर आपने मास परसेंट के बारे में सीख लिया, नाउ वी हैव द मोल फ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन तो जाई से डिनोट करते हैं, इसको एक्स भी हम बोल देते हैं कई बार। दिस इज द मोल फ्रैक्शन। अब जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो फ्रैक्शन मतलब पार्ट होता है। क्या होता है फ्रैक्शन का मतलब? पार्ट होता है। लेट्स सपोज कि हमने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और सॉल्वेंट को हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है,
अब सॉल्यूट ना कह के बार बार हम ए से, जैसे ही ए बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे शुगर है तो ए रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब कि हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, बी मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो लेट सपोज कि हमारे पास में कुछ चीज़ें मिली हुई है, जैसे कि मान लो ए प्लस बी, हमने दो चीज़ बनाया, ए आपका सॉल्यूट है यहाँ पे और बी आपका सॉल्वेंट है यहाँ, ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो नंबर ऑफ मोल्स होगा ए के लिए वो कैसा होगा, एन ए, एन इज नथिंग बट दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। और एन ए लिख देंगे तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। इसके बारे में भी आपको लिखना है, आप यहां पर बदलते रहो तो आपको मिलता रहेगा यहां पर, ठीक है। तो सेम वे में आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा, और बी के लिए क्या लिखेंगे यहां पर, दिस इज व्हाट, एन बी लिख दो, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब हमें यह देखना है कि ए कितना पार्ट है पूरे में, बी कितना पार्ट है पूरे में, और इसी चीज को हम लोग मोल फ्रैक्शन के रूप में डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या फाइंड करते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, अगर पहली बार है तो मैं आपको ही समझा रहा हूं। अब ध्यान से देखेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा जाई ए एक्स ए समथिंग, जो लिख लो यहाँ, एक्स ए हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसके लिए मैं एक्स बी लिख देता हूं, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखिए जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अगर मान लो कि मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और नीचे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर मुझे एक्स बी निकालना होगा तो सिंपल तरीके से लिखूंगा मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और नीचे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां पर हम दिखा देंगे, आ रही बात समझ में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जिसका निकालना है ऊपर उसका रखो कितना, जैसे मान लो दो दोस्त हैं, या आप ऐसे समझो ना कि भाई आप जो है 100 नंबर का पेपर था और उसमें से आपने 60 नंबर स्कोर किया, तो आप क्या करते हो, 60 को ऊपर रखते हो, 100 को नीचे रखते हो, टोटल को नीचे हमेशा रखते हो। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं कि अगर मान लो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर ए का नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर बी का मोल फ्रैक्शन रहेगा, एंड नीचे में जो है हम इन दोनों का सम अप करके दिखा देंगे कि भाई ये आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। अब यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। वैसे कहते हैं कि डायरेक्ट भी किया जा सकता है, अगर आप इस एक्स ए और एक्स बी को डायरेक्टली ऐड कर दो तो 1 आ जाएगा, है ना, वो कैलकुलेशन से भी आप बच जाओगे। बट फिर भी देख लो, मान लो कि मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी में करता हूं, तो क्या आ जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और ये क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखो ना, अब इसको जब हम करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये वाला ऊपर कट जाएगा, एन ए प्लस एन बी, और नीचे भी एन ए प्लस एन बी, और ये दोनों कट के 1 आ जाएंगे। तो हम सिंपल तरीके से क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अगर इन दोनों का सम अप करें तो एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, कितनी आएगी, 1 आएगी। अब अगर मान लो मुझे खाली एक्स से निकालना है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस एक्स बी, हाँ लिख सकते हैं। मान लो कि मुझे एक्स बी निकालना है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स से, हाँ लिख सकते हैं। ऐसे करके भी यहाँ पर निकाला जा सकता है। मैं बिल्कुल डिटेल में लेके जा रहा हूँ, कुछ सही तरीके से बता रहा हूँ, सावधान तरीके। अब आपका असली कहानी शुरू होता है मोलारिटी से, कि मोलारिटी और मोलालिटी ये दोनों ही बहुत बार पूछे जाते हैं, और इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो। क्यों कंफ्यूज होंगे भाई, जब हम यहां पर हैं तो हम आपको कंफ्यूज होने नहीं देंगे। वी हैव द थर्ड वन, मोलारिटी। पहले रिटी ही ले लेते हैं, फिर हम लिटी बाद में ले लेंगे, ठीक है। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, कैपिटल एम से इसको डिनोट किया जाता है। व्हाट इज दिस, कैपिटल एम का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर ले लेंगे,
और अगर हम नीचे की बात करें तो यहां पर ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी मैं वी लेता हूं सॉल्यूशन का इन लीटर, सिंपल तरीके से। इस तरीके से ये देखिए बन के तैयार हो गया। एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? अभी इस पे कैलकुलेशंस वगैरह जो होगा दिखाएंगे, बताएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आप समझिए पहले कि अगर आप मोलारिटी निकाल रहे हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट आपके पास है, सॉल्वेंट आपके पास है, तो आपने क्या किया, मान लो चीनी लिया है ना, मान लो कि हमने 10 ग्राम चीनी लिया, एग्जाम्पल के लिए समझा रहे, और आपने जो है एक मान लो टोटल 90 ग्राम, मान लो 90 ग्राम लिया, या समथिंग समझ लो कि टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं, 1 लीटर की बात कर रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर का बन रहा है। देखिए सॉल्यूशन की बात कर रहा है ये वॉल्यूम। जब हम लोग सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसके अंदर फिर हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बात कर लेते हैं, टोटल अमाउंट वो होता है एक्चुअली में। तो इसीलिए ऊपर हमेशा हम पहले ही हमने बताया था कि भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आपका होगा ना वही हम यहाँ पे रखेंगे, दैट विल कीप दिस थिंग, और नीचे चेंज होता रहेगा। जैसे नीचे हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो मोलारिटी हो गया। अब ऐसे ही अगर मान लो कि ये मोलालिटी होता, क्या होता, मोलालिटी होता, तो इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और मोलालिटी एम इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे अगर आएंगे तो अब यहां पर हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट बट इन केजी, क्या बोलेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट बट केजी में लेंगे, और ये आपका बन गया मोलालिटी का फॉर्मूला बन के। अब यहां कंफ्यूजन कैसे होता है कि देखिए ये भी मोलारिटी है और ये भी मोलालिटी है, तो कंफ्यूजन ये हमें सामने आता है कि फॉर्मूला उल्टा पुल्टा कई बार हो जाता है। फिर हमें ये भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कैपिटल एम है कौन सा स्मॉल एम है। भाई दोनों ही एम से स्टार्ट है और दोनों ही मिलता जुलता है, यहाँ रीटी है यहाँ लीटी है, और यही रीटी और लीटी से ही जो है हम इसको ट्रिक बना के आपको दिखा देंगे, समझा देंगे। अब समझिएगा यहाँ पे कि आपका सिंपल तरीके से 1000 ग्राम जब लेते हैं तो 1 केजी होता है ना, तो इसीलिए आगे से ध्यान रखिएगा, ग्राम में अगर देगा तो केजी में कन्वर्ट करना। बट इन दोनों का ट्रिक आपको समझाते हैं कि इन दोनों का ट्रिक क्या है, इन दोनों क्या ट्रिक है याद करने का। देखिए यहां पर लिट्टी लिखा हुआ, इसे मैं लिट्टी डाल देता हूं। हमारे बिहार में लिट्टी चोखा बहुत चलता है, क्या चलता है, लिट्टी चोखा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इस मोलाल लिट्टी में जहां लिट्टी लिखा हुआ हूं तो लिट्टी बनता कैसे, पहले ये समझाता हूं। जब लिट्टी बन रहा होता है तो पहले तो छोटा सा एक रोटी सा बनाते हैं, छोटा सा, फिर उसको ऐसे करके उसमें सत्तू वगैरह मसाला डालते हैं, फिर उसको कवर करके और उसके मुंह को ऊपर से बंद कर देते हैं, तो एक ऐसे दबा देते हैं, फिर आग पे उसको सेकने के लिए डाल देते हैं। तो आप ये समझिए कि लिट्टी चोखा में आप ये समझिए कि ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है, यानी कि पूरा करके इसके मुंह को बंद कर देते हैं। तो आपको नहीं दिख रहा, ये एम जैसा दिख रहा है, आपको छोटा एम दिख रहा है, मतलब जैसे ही छोटा एम दिखेंगे ऐसे मिला देंगे, बन गया लिट्टी। क्या बन गया, तो जी लिट्टी बन के तैयार हो गया बन गया लिट्टी। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि भाई मोलालिटी के केस में जो लिट्टी लिखा हुआ है उसके लिए हम लोग जो डिनोट करेंगे वो स्मॉल लेटर एम से डिनोट करेंगे। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज डैट कि अब फॉर्मूला में दोनों ही जगह पे नंबर ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर लिखा है, यहाँ भी नंबर ऑफ सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, बट नीचे में चेंज है, एक जगह पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, दूसरी जगह पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। जरा सोचिए कि अगर मुझे लिट्टी बनाना होगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है मुझे आटा चाहिए होगा, मुझे क्या चाहिए होगा, आटा चाहिए होगा, और आटा किस में लेते हैं, केजी में खरीदते हैं। तो ये भी आपके दिमाग में सेट हो गया कि अगर आपको लिट्टी बनाना है तो आपको आटा चाहिए केजी में, डैट मीन व्हाट, ये पूरा एक लाइन में सेट हो गया। मोलालिटी मतलब लिट्टी स्मॉल एम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा, और नीचे हम ले लेंगे आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आटा क्या एक सॉल्वेंट है, भाई आटा एक सॉल्वेंट है, आटा सबसे ज्यादा होता है, मसाला कम होता है उसके अंदर, सत्तू कम होता है ना, तो सॉल्वेंट हो गया। तो इसीलिए आप ये समझिए कि सॉल्वेंट का मास हम केजी में लेते हैं, और बाकी तो यही जिंदाबाद कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसे बहुत सारे ट्रिक और टिप्स हम आपके बीच बीच चैप्टर में देते रहते हैं ताकि
आप कंफ्यूज ना हो सकें। हमारे कोर्सेज में जो बच्चे पढ़ते हैं वो शायद ही किन्हीं टर्म्स या डेफिनेशन या फॉर्मूला में कंफ्यूज होते हैं। जब कोई बच्चा हमारे यहाँ पूरा कोर्स पढ़ लेता है, उसके बाद जहाँ फंसने वाला होता है ऑलरेडी वो उसका क्लियर होता है, और बहुत सारे जब बच्चे होते हैं वो फंस रहे होते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो मेरा कहना है कि इतना मेहनत से पढ़ के जा रहे हो, और अगर एक कन्फ्यूजन आपकी इस पूरे मेहनत को बेकार कर दे, तो क्यों ना इसी टाइम पे इस कन्फ्यूजन से बाहर निकला जाए, ताकि अगर हम मिस्टेक भी खाएं, भूले भी, तो हमें ये ट्रिक्स और टिप्स हमें हेल्प एंड सपोर्ट करे। तो अभी तक मैंने केवल 4 तरह के ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया है। कुछ और भी हमें यहाँ पढ़ना होता है। सर क्या पढ़ना होता है? यहाँ पर हमें पढ़ना होता है नॉर्मालिटी के बारे में, और एक फॉर्मालिटी के बारे में पढ़ना होता है। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको सबसे पहले छोटा कर देता हूँ। चलिए हमने इतना कर दिया है ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे और मैं इसको थोड़ा सा समझ पाऊँ, देख पाऊँ। 4 के बाद हम 5वां पढ़ते हैं, और 5वां पढ़ते हैं नॉर्मालिटी के बारे में। लिख लेते हैं। अब नॉर्मालिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअली जो कैपिटल एन होता है वो क्या होता है, और इसी के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पूरा ही लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज। और नीचे जो इसका होता है वो आपका होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इस तरीके से हमने नॉर्मालिटी का भी ये पढ़ लिया। अब जरा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये वही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है जो बैक में हमने पढ़ा है। ध्यान से देखिए, जो बैक में हमने पढ़ा था, इसलिए मैंने पहले ही आपको ये समझा दिया था, ताकि जब नॉर्मालिटी का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो और वहाँ पर आप सही सही जवाब दे पाएँ। ये आपकी चॉइस है, जिससे कि आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं और इस तरीके से इसको आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है वो एक्चुअली एन इंटू एन फैक्टर भी है। तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं, ताकि किसी प्रकार को कंफ्यूजन ही ना बचे आपके पास में, है ना। तो जैसे कि मैंने ये कहा था कि यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू मान लो ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखा एन और इंटू एन फैक्टर, और नीचे हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप मुझे बताइए कि क्या मैं इस टर्म को क्या मैं मोलारिटी नहीं बोल सकता, है ना। मोलारिटी सामने देखो, इसलिए मैं एक ही पेज में कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या मैं इसको मोलारिटी नहीं बोल सकता? बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसको मोलारिटी बोल सकता हूं तो क्या ऐसा नहीं बन गया एन इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर? हाँ जी सर, ये बन के तैयार हो गया। तो क्या इसको सिंबॉलिक तरीके से ऐसा नहीं लिख सकता मैं, एम इंटू एन फैक्टर? तो ये भी एक रिलेशन होता है जो आपके एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, एमसीक्यू वगैरह में पूछा, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे टर्म्स हैं, और मैं आपको अभी प्रयास कर रहा हूं कि बेसिक बेसिक तरीके से आपको समझाऊं, बताऊं, ताकि आप क्लियर हो जाएं। एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है फॉर्मेलिटी का बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां, और लिखता हूं 6 नंबर। तो एफ से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। नॉर्मल एफ है या नॉर्मल लिख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, जिसका यूज बहुत कम है, बस खाली लिख देता हूं यहाँ पे। और नीचे सिंपल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
और इस तरीके से ये आपका बनकर तैयार हो। तो भाई यही कुछ चीजें हैं जिससे कि आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। इट्स योर चॉइस, ऑल ओवर जो भी है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे एक बात बताइए कि कौन टेम्परेचर पे इफेक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। ये एनआईए से पूछा गया है, एग्जाम से पूछा गया है। देखिए जो सबसे पहला वाला आपका, मैं एक तो कलर पहले चेंज कर देता हूँ टेम्परेचर के लिए। मैं टेम्परेचर के लिए चलो मैं थोड़ा ये कलर ले लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ। सिंपल तरीके से समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपका जो मास परसेंट रहने वाला है वो टेम्परेचर के बढ़ने घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी बढ़ाते घटाते रहिए, तो नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मैं यहाँ सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, दिस वन नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो आपका मोल फ्रैक्शन रहने वाला है इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये सब याद रखने वाली बात है। तो इस पर भी जो है नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो आपका मोलारिटी है, ये का ध्यान से, जो आपका मोलारिटी है वो इफेक्ट करेगा, प्रभावित होगा, इफेक्ट होगा टेम्परेचर की वजह से। तो इस केस में हम लिखेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैं एक एक टर्म को लेकर बता रहा हूं, हर वो टर्म क्लियर कर रहा हूं जिससे कि आपसे कहीं से भी सवाल पूछा जाए तो आप बता दो, है ना। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपका मोलालिटी है वो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है टेम्परेचर का, तो इसमें लिखेंगे नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ, इसके अलावा जो आपका नॉर्मालिटी है, जो आपका नॉर्मालिटी है ना, हम इसकी बात करते हैं, ये प्रभावित हो जाता है। तो मीन्स व्हाट, हम यहां इसको लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से बता रहा हूं मैं, बस इतना ही है। आप इतना खाली ध्यान रखिए कि कौन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जाएगा। अभी इसके डिटेल में जाऊंगा तो काफी डिटेलिंग भी चला जाएगा, जैसे मैं जेई वगैरह जो क्लासेस में बताता हूँ। अब बस अपने काम की चीज इतना ध्यान रखिए जितना कि मैंने आपको समझाया बताया, और बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। बता, एक एक टर्म्स को, एक एक पॉइंट्स को जितना क्लियर हो सकता है उतनी क्लियरिटी के साथ मैं आपको समझाने की और बताने की कोशिश। कितने बच्चे यहाँ पर समझ पा रहे हैं मुझे बताएंगे एक बार। कि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, डॉक्टर के पास गए, आप अपनी समस्या नहीं बताएंगे तो कैसे हम आपकी हेल्प कर पाएंगे? नहीं हेल्प कर पाएंगे ना आप। जो भी चीज़ें यहाँ पर है कैसे हेल्प हो पाएगी, नहीं समझ में आएगा आपको। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई दिक्कत आता है, लाइव सेशन पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, भाई देखो ये वीडियो अगर यूट्यूब पे जाता है तो भाई वहाँ पर तो मजबूरी है, बच्चे कमेंट में ही पूछेंगे, है ना। भाई जो पेड को यूजर्स नहीं है उनको इस चीज़ के बारे में मैं अगर उनको भी दे रहा हूँ कि भाई वो भी थोड़े से बहुत लाभ वगैरह ले पाएँ, तो ऐसे कंडीशन में तो वही होगा ना। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है तो मुझे लगता है कि आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और इसमें जो भी चीज़ें हैं, इसका भाई आपने पैसे खर्च किए हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। भाई हमने पैसे खर्च किए हैं तो भाई ठीक है, अब पढ़ाया जा रहा है तो हम इसका लाभ ले लें। अब देखिए सॉल्यूशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। कुछ एक चार्ट है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, एंड देन आफ्टर फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सिंपल तरीके से समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं कि सॉल्यूट कराने वाला और सॉल्वेंट कराने वाला है। और यहां मैं लिख देता हूं इसके कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल्स जो आपसे पूछे जाते हैं, यानी कई बार बोलता है कि इस टाइप में क्या एग्जांपल हो। और इसको मैं एक चार्ट के फॉर्म में डाल देता हूं। ठीक है, अब यहां पर चलिए एक एक करके लिखते हैं, हम लोग समझते हैं।
सबसे पहला जो यहां पर आपको पढ़ना है गैसियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, गैसियस सॉल्यूशन के बारे में यहां पर पढ़ना। अब जब गैसियस सॉल्यूशंस की हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर जो पॉइंट नंबर 1 हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं गैस इन गैस। सिंपल सी बात है, गैस के अंदर गैस मिलाओ, गैस के अंदर लिक्विड मिलाओ, गैस के अंदर सॉलिड मिलाओ, तो तीनों ही वैरायटी हम देखेंगे यहां पर। तो सिंपल तरीके से लिखेंगे गैस इन गैस, फिर दूसरा क्या लिखेंगे लिक्विड इन गैस, फिर तीसरा क्या लिखेंगे हम लोग सॉलिड इन गैस। जी हमने ये 3 तरीके की चीजें यहां पर आपको दिखा दी और बता दी। अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर सॉलिड कौन सा होगा, तो खुद ही बता दोगे भाई। गैस के अंदर गैस मिला हुआ है तो सॉलिड क्या हो जाएगा गैस। बोलो, खुद ही बता दोगे देख के, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर आपके कॉन्सेप्चुअल बताने समझाने तरीका बहुत बढ़िया, क्या बात है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां देखिए गैस इन गैस की बात करते हैं, सॉलिड में क्या हो जाएगा, देखो ना, ये सॉलिड क्या हो जाएगा गैस हो जाएगा। अब ये गैस किस में मिला है, तो गैस ही के अंदर गैस मिला है, तो ये भी गैस ही हो गया, है ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, गैस के अंदर गैस क्या मिलता है एयर, एयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। हम एयर में देखते हैं मिक्सचर ऑफ O2 N2 सब मिला होता है यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं एयर, है ना। एयर में आप मिल दो मिक्सचर ऑफ O2 and N2। अच्छा दूसरा बात करते हैं लिक्विड इन गैस की बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड गैस के अंदर है, तो ये जो यहाँ पर लिक्विड हो जाएगा ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और आपका जो गैस है यहाँ पर ये सॉल्वेंट रहने वाला। और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, जो सॉलिड है ये आपका मतलब सॉल्यूट हो जाएगा, और गैस तो गैस ही रहेगा भैया, इसी में हम डिजोल्व कर रहे हैं, इन्हीं को मिला रहे हैं ना हम इन तीनों में। आप ध्यान से देखो तो एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि जो आपका गैस के अंदर लिक्विड है, जैसे ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में एयर में हम देखते हैं ह्यूमिडिटी मिला होता है, मीन्स वॉट की वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर मिला होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमिडिटी इन एयर, ठीक है। अब गैस के अंदर सॉलिड क्या होता है, जैसे कैम्फर वेपर्स इन एयर, कपूर जो होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में, हवा में चला जाता है, हम सिंपल बोल सकते हैं कैम्फर का। या डस्ट पार्टिकल भी कई बार होता है, कैम्फर वेपर बोल दीजिए। कई बार डस्ट पार्टिकल भी ले सकते हैं। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक्चुअली काम कर रहा है यहाँ पे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ कि भाई आप ध्यान से देखो, ये गैस है ना, ये गैस इस गैस में मिला हुआ है, ये लिक्विड इसी गैस के अंदर मिला हुआ है, और ये सॉलिड भी गैस के अंदर ही मिला हुआ है। तो अल्टीमेट ये सारे का सारे सॉल्यूट हैं जो इसके अंदर हमने डिजोल्व किया है, और ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे से एग्जाम्पल यहाँ पर। अच्छा अब ये तो हमने देख लिया गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। अब दूसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस की, हम बात करेंगे यहाँ। तो लिक्विड सॉल्यूशंस में अब जितने भी सॉल्वेंट होंगे सारे के सारे लिक्विड ही होंगे, और तीनों में ही काम हमारा चलेगा यहाँ पे। चलिए लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में पहला क्या हो गया, पॉइंट नंबर 1। अब हम क्या बोलेंगे, लिक्विड, देखिए गैस लिक्विड सॉलिड ऐसे बोलिए, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। फिर दूसरा बोल दीजिए क्या, लिक्विड इन लिक्विड, सिंपल तरीके से ये जाएगा। और तीसरा यहां पर क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। इस तरीके से हमने दे दिया यहाँ पे।
तो अब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो गैस इन लिक्विड हमने लिया है, इसका जो सॉलिड होगा वो गैस होगा यहाँ पे, इसका सॉलिड यहाँ पर लिक्विड होगा, और इसका सॉलिड जो होगा वो सॉलिड होगा, और इन सब का एक ही सॉल्वेंट होगा और वो होगा लिक्विड। इन सब का एक ही होगा, लेकिन ऐसा है कि मुझे 3 बार लिखना होगा क्योंकि एग्जाम्पल के साथ हमें समझाना है। तो मैं 3 बार लिखता हूं, इसके लिए भी लिक्विड, इसके लिए भी लिक्विड, और इसके लिए भी लिक्विड। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग एलैबोरेट करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे कि अब हमने कहा ये गैस है, ये गैस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व है, ये लिक्विड लिक्विड के अंदर है, और ये जो सॉलिड है ये लिक्विड के अंदर है। इसके एग्जाम्पल्स की जरा बात कर लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स यहाँ पर जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल तो बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी दे सकते हैं। सोचिए लिक्विड के अंदर गैस को हमने डाला है, जैसे कि सोडा वाटर, या वाटर के अंदर ऑक्सीजन, आप ये भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल बोल दीजिए सोडा वाटर या O2 इन वाटर। दूसरा चीज, अगर हम लिक्विड और लिक्विड की बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल, एल्कोहल, शराब को पानी में मिलाते हैं हम लोग, तो हम क्या बोल सकते हैं, एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। और फिर अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली शरबत बनाते हैं, कोई भी शुगर ले लीजिए, कॉमन सॉल्ट ले लीजिए, जो पानी में आप डिजॉल्व करते हैं, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, शुगर और कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने यहां पर दिखा दिया कि आपका गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और एक और पार्ट हमारा बचता है, वी हैव द अनदर पार्ट, और उस पार्ट को चलो मैं ब्लू कलर में ले लेता हूं। तो वो जो पार्ट हमारा बचता है, ग्रीन ले लेते हैं चलो, वो जो पार्ट हमारा बचता है वो बचता है सॉलिड सॉल्यूशंस का। कौन सा बचता है, सॉलिड सॉल्यूशंस का पार्ट हमारा बचता है। तो यहां पर हम लिखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अब ये कैसे काम करेगा, तो इसमें भी हम अलग अलग वैरायटी देते हैं। हालांकि मुझे ये 1 2 3 नहीं देना चाहिए था, चलो 1 2 3 दे देते हैं आपकी के लिए। यहाँ पर अब फिर गिनती आप पूरा कर लेना। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सीधे गैस इन सॉलिड, और दूसरा जो हमें ले लेते हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से लिक्विड इन सॉलिड, और तीसरा जो हम ले लेते हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से समझिए सॉलिड इन सॉलिड। अब देखिए जब हम गैस इन सॉलिड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो गैस हो गया वो आपका सॉलिड हो गया, यहाँ जो लिक्विड हो गया वो आपका सॉलिड हो गया, और यहाँ जो सॉलिड है वो आपका सॉलिड हो गया, और इन सब को हमने सॉलिड के अंदर ही मिलाया है। यानी आप इस तरीके से समझिए कि आपने इस वाले को के अंदर मिलाया है, आपने इस वाले को के अंदर मिलाया है, और आपने इस वाले को के अंदर मिलाया। फिर इसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे, फिर इसके लिए एग्जाम्पल देंगे, और फिर इसके लिए एग्जाम्पल देंगे। तो जब हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर कि क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं सर, सोचिए कि सॉलिड के अंदर गैस कैसे जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, पॉसिबिलिटी। हम सॉल्यूशन लेते हैं हाइड्रोजन का और पैलेडियम के अंदर उसको डिसॉल्व करते हैं। पैलेडियम सॉलिड होता है, पढ़ेंगे अभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में कि कैसे पैलेडियम में हाइड्रोजन को करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। आप समझिए ना, आपने पैलेडियम का नाम सुना भी होगा पहले। द नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं कि क्या सॉलिड में लिक्विड को मिलाया जा सकता है, बिल्कुल मिला सकते हैं। आप अगर एमलगम की बात करते हैं मरकरी का, जिसमें सोडियम को मिलाते हैं, मरकरी विद सोडियम, अमलगन ऑफ मरकरी विद सोडियम, लिखिए इसको। सिंपल तरीके से आपने देखा होगा अमलगम के बारे में, नहीं है तो आगे भी बताया जाएगा आपको।
सब याद रखना, क्योंकि ना ये सब दिमाग से निकल जाता है और वो आपसे पूछ देता है। और सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाना हो, एलॉयज, बहुत सारे मिश्र धातु हैं भाई, जैसे कि ब्रास है, ब्रॉन्ज है, पीतल है, आपने देखा ना हिंदी में बोलते हैं। तो एलॉयज लाइक आप बहुत सारे एलॉयज यहां पर लेते हैं। जैसे अगर मैं ब्रास की बात करूं, है ना, जैसे कि मैं यहां पर मान लो ब्रॉन्ज की बात करूं, अब ब्रास में क्या मिला होता है, जिंक इन कॉपर होता है, वो जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर होता है, तो ऐसे लिखो जिंक इन कॉपर, जिंक इन कॉपर। और ब्रॉन्ज में क्या होता है, टीन इन कॉपर। और इस तरीके से जो है हमने पूरा का पूरा यहां पर दिया है कि भाई ऐसे करके ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ये सॉल्यूट होता है, ये सॉल्वेंट होता है, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स। इसको आपको ध्यान रखना है ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ पाए। लगभग लगभग टाइम भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा 1.5 घंटे के आसपास का टाइम है। तो अब ये सेशन अभी आगे कंटिन्यू चलने वाला है। अभी मैंने कहा ये सेशन हो सकता है कि अभी 2-3 घंटे और चले, क्योंकि हम इसे कंप्लीट करेंगे, ढंग से कंप्लीट करेंगे। तो यहां तक जो मैंने बताई है, यहां तक का पार्ट मैं यूट्यूब पे दे दूंगा, उन बच्चों को दे दूंगा जो कि भाई पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि भाई उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि उनको अपने पैसे का इस्तेमाल कहाँ करना है। उनको लगता है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं कहीं डूब तो नहीं जाएगा, कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, या हमारा कहीं वेस्ट तो नहीं चला जाएगा। तो उनके लिए ये एज ए डेमो समझिए या जो समझिए, जब एप्लीकेशन पे हम लाइव क्लास ले रहे होते हैं तो छोटा सा पार्ट उनको हम दे देते हैं। अब जो बच्चे भी इस पार्ट को देख रहे होंगे और उनकी भी इच्छा होगी कि नहीं हम पूरा पूरा पार्ट देखना चाहते हैं, ऐसे ही सारे चैप्टर्स के मैराथन देखना चाहते हैं या कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो हमारे ऐप GCCNS क्लासेस में आ सकते हैं, हमारे वेबसाइट में आ सकते हैं। हम हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे मल्टीपल बैचेज हैं। और ना समझ में आए तो हम टीम का नंबर भी दे देते हैं, जैसे हमारा टीम का नंबर है 9643480201। यहाँ कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको पूरा हेल्प एंड सपोर्ट किया जाएगा, नहीं समझ में आता है तो एनीवे यहाँ पर जो है इसके मैं 10 मिनट का एक लंच ब्रेक लेना चाहूंगा, चूंकि 1:30 बजे बज गया। यहाँ पर 10 मिनट का एक लंच ब्रेक लेना चाहूंगा, और ब्रेक के बाद हम मिलते हैं और थोड़ा माइंड भी आपका रिफ्रेश हो जाएगा। एंड देन आफ्टर जो है उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तो हमने मतलब ये समझ लो कि पूरे चैप्टर का थोड़ा ही पढ़ा है, अभी तो बाकी है। तो हम 10 मिनट बाद आपसे मिलेंगे और इसी सेशन में यहीं पे इस चैप्टर को उखाड़ के फेंक देंगे। ऐसे कैसे चैप्टर नहीं समझ में आएगा, इनकी क्या औकात जो हमें ना समझ में आए। अगर ढंग से पढ़ा जाए ना तो मैं कहता हूँ 1 हफ्ते की तैयारी 90% ला सकता है, लेकिन पढ़ाने वाला चाहिए और पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।